बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच प्रारंभिक मुलाकात हुई। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में 23वीं भारत रूस वार्षिक समिट करेंगे और यह उच्च स्तरीय वार्ता रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष सहयोग और वैश्विक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित होगी। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि रूस के राष्ट्रपति से पीएम की मुलाकात। भारत रूस वार्षिक समिट होगा आज, जहां एयरपोर्ट पर पुतिन का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं पुतिन और रक्षा व्यापार पर अहम वार्ता देखने को मिलेगी। दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत की तैयारियां पूरी रौनक के साथ दिख रही हैं। 3 मूर्ति मार्ग के आसपास विशेष रूप से बोर्ड, बैनर और रूसी राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं। पूरा क्षेत्र भारत रूस मैत्री के संदेशों और स्वागत पोस्टरों से सजा नजर आ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन भारत के 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर पहुंचे हैं। वे यहां 23वीं भारत रूस सालाना समिट में भाग लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता होगी। दोनों नेता रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष, तकनीकी सहयोग और वैश्विक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। 3 मूर्ति मार्ग, साउथ ब्लॉक और आसपास के मार्गों पर विशेष सुरक्षा तैनाती की गई है। पुतिन के काफिले के मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किए गए हैं। दिल्ली में भारत रूस के बीच मिलिट्री और मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन पर बता दें कि 22वीं इंटर गवर्नमेंट कमीशन की उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रूस के रक्षा मंत्री मौजूद रहे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गति देने, मौजूदा प्रोडक्ट्स की समीक्षा करने और भविष्य की रणनीति तय करने पर चर्चा हुई है। बैठक के दौरान आधुनिक रक्षा तकनीकी, संयुक्त उत्पादन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सर्विसिंग और नए सहयोग क्षेत्रों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालीन साझेदारी को और भी गहरा करने पर सहमति जताई है। भारत आने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा गिफ्ट दिया जिससे हिंद महासागर से लेकर एशिया प्रांत तक हलचल मचा दी। पुतिन के दौरे से ठीक पहले भारत ने ब्रह्मोस का दमदार प्रदर्शन किया और रूस ने जवाब में भारत को ऐसे हथियार ऑफर किए हैं जिसने एशिया में सामरिक समीकरण बदल सकते हैं। सवाल बड़ा है कि क्या रूस भारत को SU-57 और S-500 जैसे सुपर वेपन्स देने की तैयारी में है, और क्या नई SN समरवीन की डील हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को कड़ा जवाब देगी। इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रदर्शन का रणनीतिक संदेश, भारत को नई SN सबमरीन की तैयारी, रूस का SU-57 और S-500 देने का संकेत, हिंद महासागर में चीन को कड़ा जवाब, दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर बड़ा असर, पुतिन का बड़ा गिफ्ट। भारत आने से पहले ही रूस ने भारत के लिए ऐसा संदेश दिया जो सीधे सीधे दोनों देशों के रक्षा रिश्तों की गहराई को दिखाता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान साफ है, भारत और रूस के संबंध कूटनीति से बढ़कर है। रूस भारत के साथ अपने मिसाइल कार्यक्रम की तकनीक साझा करने के लिए तैयार है। यानी ये सिर्फ विजिट नहीं, ये रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। रूस ये दिखाना चाहता है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत उसका सबसे विश्वसनीय पार्टनर है और वो अब भारत को अगली पीढ़ी के हथियार भी देने में पीछे नहीं रहेगा। ब्रह्मोस प्रदर्शन का क्या मतलब? पुतिन के दौरे से पहले भारत ने जिस तरह ब्रह्मोस का डेमो दिया, उसने दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। विशेषकर बांग्लादेश, जो चीन के साथ मिलकर समुद्री क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उसे भारत का ये संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत की स्ट्राइक क्षमता और समुद्री सुरक्षा आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ब्रह्मोस का प्रदर्शन इस बात का सिग्नल है, भारत अब सिर्फ
डिफेंस पर नहीं बल्कि प्रोजेक्ट्स पावर का फोकस कर रहा है। रक्षा सहयोग के तहत भारत और रूस के बीच नई परमाणु संचालित चक्र क्लास SSN सबरीन के लिए लीज समझौता पक्का हो गया है। 2028 तक रिफिट पूरा करने का रूस का भरोसा। भारतीय नौसेना 2027 तक लक्ष्य की तैयारी। न्यूक्लियर सबमरीन होगी। ये भारत को मिलने वाली दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन होगी। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों के बीच ये डील भारत और रणनीतिक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। INS चक्र की 10 वर्षीय लीज ने भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाई थी, लेकिन ये नई SSN भारत को भीषण अंडरसी डोमिनेंस दिला सकती है। भारत ब्रह्मोस अपग्रेड, नई SSN और S-500 Su-57 की संभावित खरीद, रूस तकनीक साझा करने का ऑफर, रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई। चीन हिंद महासागर में बढ़ती नौसेना मौजूदगी, बांग्लादेश समुद्री क्षेत्र में नई रणनीतियां, भारतीय शक्ति से बेचैनी। रूस ने संकेत दिया कि वह भारत को 5वीं पीढ़ी का Su-57 स्टील्थ फाइटर और S-500 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफर कर सकता है। ये दोनों सिस्टम भारत की वायु और स्पेस डिफेंस को अगले स्तर पर ले जाएंगे। Su-57 हवा में चीन के J-20 को चुनौती दे सकता है। S-500 स्पेस लेयर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास तुलना योग्य सिस्टम नहीं, चीन के सामने सामरिक संतुलन बदल सकता है। पुतिन के दौरे के दौरान इस पर चर्चा और संभावित सहमति की उम्मीद। बांग्लादेश के लिए संदेश, ब्रह्मोस प्रदर्शन और रूस के बढ़ते रक्षा सहयोग का एक बड़ा संदेश ढाका की ओर भी गया है। पूरा घटनाक्रम सिर्फ हथियार डील नहीं बल्कि भारत रूस संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत है। पुतिन की यात्रा, मिसाइल तकनीक साझा करने की पेशकश, SSN लीज, Su-57 S-500 पर चर्चा, ब्रह्मोस का प्रदर्शन, ये सब मिलकर दिखाता है कि रूस और भारत एशिया में नई स्ट्रेटेजिक एक्सेस खड़ी कर रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे से पहले जिस तरह हथियार, कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर तेज हलचल हुई है, उसने ये साफ कर दिया है कि भारत रूस साझेदारी आने वाले सालों में एशिया की सुरक्षा को नए सिरे से परिभाषित करने वाली है। क्या भारत Su-57 और S-500 जैसे हाई एंड सिस्टम खरीदेगी? क्या नई SSN चीन की चुनौती का जवाब बनेगी? और क्या ब्रह्मोस प्रदर्शन दक्षिण एशिया में भी शक्ति संतुलन का संकेत है? पुतिन के दौरे के बाद तस्वीर और साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थान दिवस की तैयारियों की समीक्षा के लिए राजस्थानी IAS अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक का उद्देश्य राज्यवासी और प्रवासी राजस्थानियों के लिए आयोजन को सुचारू, प्रभावी और सफल बनाना था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन में प्रवासी राजस्थानियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ साथ राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक उपलब्धियों को भी प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष के कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कर देश विदेश में राजस्थान की पहचान को और भी मजबूत किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने आयोजन की रूपरेखा, कार्यक्रम स्थलों की व्यवस्था, प्रवासी नागरिकों के स्वागत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। और जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि CM भजन लाल शर्मा ने बैठक ली है। IAS के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली गई। प्रवासी राजस्थान दिवस की तैयारी को लेकर तमाम जानकारी भी ली और वीडियो कॉन्फ्रेंस की समीक्षा की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बैठक ली, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IAS अधिकारियों के साथ ये बैठक ली है। तमाम जानकारी उन्होंने हासिल की यहां पे। और इसके साथ ही बता दें कि अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थान दिवस की तैयारियों की समीक्षा के लिए राजस्थानी IAS अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक का उद्देश्य राज्यवासी और प्रवासी राजस्थानियों के लिए आयोजन को सुचारू, प्रभावी और सफल बनाना था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन में प्रवासी राजस्थानियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ साथ राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक उपलब्धियों को भी प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष के कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कर देश विदेश में राजस्थान की पहचान को और मजबूत किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने आयोजन की रूपरेखा, कार्यक्रम स्थलों की व्यवस्था, प्रवासी नागरिकों के स्वागत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी।
मध्य प्रदेश के भोपाल में बड़े तालाब पर अब पर्यटक और शहरवासी सिर्फ शिकारा राइड का आनंद नहीं बल्कि पानी के बीच खरीदारी का अनुभव भी ले सकेंगे। राजधानी के पर्यटन को नई दिशा देने के लिए शहर में पहला फ्लोटिंग मार्केट शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने अपर लेक पर नई शिकारा सेवा और फ्लोटिंग मार्केट का शुभारंभ किया। इस अनोखे मार्केट में शिकारों पर बता दें कि ताजे फल, उत्पादन और विभिन्न स्वदेशी सामान उपलब्ध होंगे। पर्यटकों के लिए यह अनुभव बेहद ही आकर्षक होने वाला है, जहां वे शांत झील की लहरों पर तैरते हुए प्राकृतिक सौंदर्य और खरीदारी दोनों का लुत्फ उठा सकेंगे। और अपर लेक पर नई शिकारा सुविधा भोपाल में पर्यटन को नई उड़ान मिलती हुई नजर आई है। खरीदारी और इसके साथ ही सौंदर्य का अनुभव लेते हुए पर्यटक नजर आएंगे, जहां फ्लोटिंग मार्केट का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बड़े तालाब पर अब पर्यटक और शहरवासी सिर्फ शिकारा राइड का आनंद नहीं बल्कि पानी के बीच खरीदारी का अनुभव भी ले सकेंगे। राजधानी के पर्यटन को नई दिशा देने के लिए शहर में पहला फ्लोटिंग मार्केट शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने अपर लेक पर नई शिकारा सेवा और फ्लोटिंग मार्केट का शुभारंभ किया। इस अनोखे मार्केट में शिकारों पर बता दें कि ताजे फल, उत्पादन और विभिन्न स्वदेशी सामान उपलब्ध होंगे। पर्यटकों के लिए यह अनुभव बेहद ही आकर्षक होने वाला है, जहां वे शांत झील की लहरों पर तैरते हुए प्राकृतिक सौंदर्य और खरीदारी दोनों का लुत्फ उठा सकेंगे। शिकारों के साथ पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए आज शुरुआत हुई है। 20 से ज्यादा शिकारे, जिसमें जो कश्मीर के अंदर एहसास कराते शीतकाल में ये अद्भुत सौगात हेमंत ऋतु में भोपाल के माध्यम से प्रारंभ हुई है। ये हमारे अपने भोपाल से पर्यटकों के लिए एक नया केंद्र डेवलप हो रहा है। यद्यपि टाइगर अभयारण्य के नाते से भोपाल को गत वर्ष की बड़ी सौगात मिली थी। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, नेता मोहम्मद सिंगार जी, विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा श्रीमान कान्याल जी, सभी माननीय मंत्रीगण, पर्यटन विकास मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, आज चीता दिवस भी है। चीता मध्य प्रदेश की धरती से पुनर्स्थापित करने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2022 में उसको प्रारंभ किया था। हमें गर्व है कि 2 साल के अंदर आज चीतों की आबादी डबल हुई है और बोत्सवाना से भी चीते आने वाले हैं। हमारा पालनपुर कुनों से बढ़ते हुए अब गांधी सागर अभयारण्य भी चीतों का स्थापन करने का एक नया केंद्र बना है और तीसरा केंद्र नौरोदेही भी हमारा उस दिशा में पहुंच रहा है। पूरे देश के साथ एशिया का सबसे महत्व का केंद्र मध्य प्रदेश हो गया है, जहां इस राज्य के अंदर देश में चीतों से लोग सीधे जंगल में अपनी खुली आंखों से खुले जंगल में देख सकेंगे। मेरी अपनी ओर से पर्यटकों की दृष्टि से खासकर कितना अच्छा लगता है जब शिकारों के अंदर सब्जियां मिल रही है, नए के कपड़े मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्प के उत्पाद बेचने के लिए 200 से ज्यादा हमारे माझी समाज के लोगों को रोजगार का ये केंद्र बना है। पर्यटन के केंद्र के साथ साथ इस प्रकार की गतिविधि चलाने से सरकार की जीवंतता भी दिखाई देती है और उत्साहवर्धन भी होता है और नैसर्गिक सौंदर्य का ये अद्भुत केंद्र है। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर शिवपुर के कोनो नेशनल पार्क में चीतों के पुनर्स्थापन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की और संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों और वन्यजीव प्रेमियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास न केवल जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में पार्क के अधिकारियों ने चीतों के स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी। और इसके साथ ही बता दें कि चीता पुनर्स्थापना को प्रोत्साहन किया गया है और यहाँ बता दें कि उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी गई है। पर्यटन को बढ़ावा देते हुए नजर आए हैं, जहां वन जीवों प्रेमियों को भी प्रेरित किया गया। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर शिवपुर के कोनो नेशनल पार्क में चीतों के पुनर्स्थापन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की और संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों और वन्यजीव प्रेमियों को प्रेरित किया है।
उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास न केवल जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में पार्क के अधिकारियों ने चीतों के स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है। भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारतीय नौसेना ने नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर समुद्र तट पर एक भव्य परिचालन प्रदर्शन आयोजित किया। इस अवसर पर नौसेना के जहाज, विमान और तटीय बलों ने सामरिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसमें समुद्री सुरक्षा और आधुनिक युद्धक रणनीतियों की झलक दिखाई दी। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी शामिल होकर नौसेना की ताकत का अनुभव किया है। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय नौसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। नौसेना दिवस पर परिचालन प्रदर्शन और इसके साथ ही तट पर भव्य प्रदर्शन किया गया। जहाज, विमान दिखाए, तटीय बल और नागरिकों ने अनुभव किया है इसका। और भारतीय नौसेना का शक्ति प्रदर्शन यहां देखने को मिला है, जहां कई लोगों ने यहां इसका अनुभव लिया है। भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारतीय नौसेना ने नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर समुद्र तट पर एक भव्य परिचालन प्रदर्शन आयोजन किया। इस अवसर पर नौसेना के जहाज, विमान और तटीय बलों ने सामरिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसमें समुद्री सुरक्षा और आधुनिक युद्धक रणनीतियों की झलक दिखाई दी। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी शामिल होकर नौसेना की ताकत का अनुभव किया है। तमिलनाडु से काशी तमिल 4.0 के अंतर्गत 212 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल आज अयोध्या पहुंचा। रामनगरी में उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य श्री राम जन्मभूमि परिसर, रामलला द्वार सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य तमिल और उत्तर भारतीय संस्कृति को जोड़ते हुए परंपराओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। और अयोध्या से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि अयोध्या पहुंचा है प्रतिनिधि मंडल। रामनगरी में भव्य समारोह और श्री राम जन्मभूमि के दर्शन, धार्मिक स्थलों पर प्रतिनिधि भ्रमण है ये, जहां सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। अयोध्या से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रतिनिधि मंडल अयोध्या पहुंचा है और इसके साथ ही ये बता दें कि रामलला के दर्शन करेंगे, जहां आदान प्रदान का साझेदारी यहां देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही तमिलनाडु से काशी तमिल 4.0 के अंतर्गत 212 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल आज अयोध्या पहुंचा है। रामनगरी में उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य श्री राम जन्मभूमि परिसर, रामलला दरबार सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य तमिल और उत्तर भारतीय संस्कृति को जोड़ते हुए परंपराओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इंडिगो की कई उड़ान में देरी और बता दें कि कारण देश भर के एयरपोर्टों पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आए वीडियो में बड़ी संख्या में यात्री फ्लाइट जानकारी के लिए भटकते और अपनी निर्धारित यात्रा योजनाओं को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अचानक हुई शेड्यूल बदलाव के कारण यात्रियों में नाराजगी देखी गई है। एयरलाइन की ओर से कारणों पर आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया, जबकि यात्रियों ने व्यवस्था सुधारने की मांग की है। गुजरात से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि इंडिगो उड़ान में लगातार देरी देखने को मिल रही है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। शेड्यूल बदलाव से यात्रियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही बता दें कि फ्लाइट्स में काफी ज्यादा देरी देखने को मिल रही है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो उड़ान में लगातार देरी देखने को मिल रही है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने एक और तकनीकी कदम उठाया। बता दें कि आईटीओ चौराहे पर पोल मिस्ट स्पेशल सिस्टम स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य हवा में मौजूद प्रदूषण कणों को तेजी से नीचे बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर एयर क्वालिटी को सुधारना है। आईटीओ दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले
ट्रैफिक जोन में से एक है, जहां वाहनों की भारी संख्या और आसपास के निर्माण कार्यों के कारण प्रदूषण का स्तर अक्सर गंभीर श्रेणी तक पहुंच जाता है। ऐसे में यह नया सिस्टम हवा में महीन धुंध छोड़कर बता दे कि कणों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। भारत का भूकंप खतरा और उससे जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट। 28 नवंबर 2025 को BIS ने देश का नया भूकंप जोन मैप जारी कर दिया और यह मैप पिछले 100 सालों के सबसे भारी भूकंपीय बदलाव को दिखाता है। सबसे बड़ा बदलाव, पूरा हिमालय पहली बार सबसे खतरनाक जोन VI में यानी देश का सबसे भूकंप संवेदनशील इलाका घोषित। अब भारत का 61% हिस्सा मध्यम से उच्च खतरे वाले जोन में आ चुका है। आखिर ये नया मैप क्यों आया है, ये कैसे बनाया गया और कौन से शहर सबसे ज्यादा खतरे में हैं और इसका खतरा भारत पर कितना असर डाल सकता है, इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। 1935 से 2025 तक का सफर मैप कैसे बना? भारत के भूकंप जोन की शुरुआत 1935 में हुई। पहला मैप 1934 में विनाशकारी भूकंप के बाद बना। सिर्फ 3 जोन थे, गंभीर, हल्का और मामूली। लेकिन अगले 90 सालों में देश बदलता गया, भूकंपों का पैटर्न बदलता गया, शहर फैलते गए और पुराना मॉडल कमजोर पड़ गया। 1962 में 6 जोन, 1966 में 7, 1970 में 5 जोन, 1 से 5, ये सभी पुराने भूकंपों के केंद्र मिट्टी और नुकसान की रिपोर्टों पर बने थे। लेकिन अब 2025 का नया मॉडल पूरी तरह वैज्ञानिक है, PSHA पर आधारित है। नया वैज्ञानिक मॉडल PSHA क्या है? PSHA यानी प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टमिक हैजार्ड असेसमेंट। आसान भाषा में कंप्यूटर मॉडल अनुमान लगाते हैं कि 50 साल में 2.5% संभावना से होने वाला सबसे बड़ा भूकंप कितना बड़ा होगा। मॉडल में शामिल भूकंपों की अधिकतम तीव्रता, चट्टानों की मिट्टी से वैज्ञानिक गुण, सक्रिय फ्लॉन्ट लाइन्स जैसे MFT, MBT, पुराने भूकंपों का डेटा, टेक्टोनिक प्लेट्स की रफ्तार। भारत हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर धकेल रहा है। जमीन हिलने की तीव्रता PGA। पुराने मैप शहरों के हिसाब से जोन बदलते थे, नया मैप असली फ्लॉन्ट का ताकत बताता है। यही वजह है कि इस मैप को कहा जा रहा है भारत का सबसे सटीक भूकंप खतरा मॉडल। सबसे खतरनाक जोन 4, पहली बार पूरा हिमालय शामिल। अब बात सबसे बड़े बदलाव की। जोन 4 भारत का सबसे खतरनाक भूकंप जोन, एक पहली बार जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल के फ्रंट और सिक्किम, अरुणाचल तक पूरा हिमालय जोन 4 में। एक क्योंकि हिमालय भूकंपों से नहीं बना, भूकंपों की वजह से बना है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स सीधी भिड़ रही हैं। 200 से 300 साल से कई हिस्सों में बड़ा भूकंप नहीं आया, मतलब ऊर्जा जमीन के भीतर जमा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, हिमालय में खतरा जोन 5 से भी ज्यादा है। अब BIS ने इसे आधिकारिक रूप से मान लिया। कौन कौन से शहर किस जोन में? जोन 6 अत्यधिक खतरा, अगरतला, भुज, चंडीगढ़, दार्जिलिंग, लेह, मंडी, पंचकुला, शिमला, शिलोंग। जोन 5 बहुत उच्च खतरा, अमृतसर, जालंधर, करनाल, बहराइच, सहारनपुर, रामपुर। जोन 4 उच्च खतरा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई के कुछ हिस्से। जोन 3 मध्य खतरा, मध्य भारत का बड़ा हिस्सा। जोन 2 कम खतरा, दक्षिण भारत के कई शहर, यानी भारत का 61% हिस्सा भूकंप संवेदनशील है। नया जोन क्यों आया? पुराना सिस्टम क्यों फेल? पुराने मैप प्रशासनिक सीमाओं पर बने थे, गलतियां थी। हिमालय को जोन 4 और 5 में बांटना गलत था। PSHA ने साफ दिखाया, हिमालय में आने वाले भूकंप की ऊर्जा जोन 4 से कहीं ज्यादा है। इसलिए BIS ने कहा अब जरूरत है जोन 4 अल्ट्रा सर्व जोन, जहां निर्माण सबसे कड़े नियमों से हो गए। जोन 1 क्यों हटाया गया? 1980 तक जोन 1 नो रिस्क जोन होता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा धरती पर कोई जगह पूरी तरह भूकंप मुक्त नहीं होती। 1967 के कोयना भूकंप के बाद ये समझ आया, जहां खतरा 0 माना गया था वहीं बड़ा भूकंप आ गया। इसलिए जोन 1 खत्म कर दिया गया और सबको कम से कम बेसिक तैयारी में शामिल कर लिया गया। भारत पर इसका असर सबसे बड़ा सवाल। ये मैप जारी होना
कोई साधारण घटना नहीं, ये भारत की विकास नीति, निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों को बदल देगा। भारत में नया भूकंप मैप जारी किया गया, जिसे सामान्य घटना नहीं माना जा रहा। इस मैप में देश के निर्माण नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास में बड़े बदलाव आने की संभावना है। नए नियमों के तहत जोन 4 में भवनों का फाउंडेशन 50% मजबूत होगा और स्टील की मात्रा दुगनी करनी होगी। टैंक, छत और बोर्ड का भार 1% से अधिक होने पर एंकरिंग अनिवार्य होगी और पुराने भवनों का रेट्रोफिट करना भी जरूरी होगा। आर्थिक रूप से ये कदम निर्माण लागत में 10 से 20% वृद्धि करेगा और पहाड़ी राज्यों में निर्माण धीमा हो सकता है, लेकिन इससे सालाना 5 से 7 अरब डॉलर की बचत होगी। सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल, स्कूल और पुल भूकंप के बाद भी काम कर सके। भारत का नया भूकंप जोन मैप चेतावनी भी है और तैयारी का मौका भी। हिमालय से लेकर दिल्ली तक और कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर तक भारत का बड़ा हिस्सा भूवर्गीय रूप से सक्रिय है। BIS का नया मॉडल पुराने भ्रमों को खत्म करता है और साफ कहता है, खतरा जमीन में नहीं, तैयारी में छुपा है। अगर भारत इस मैप को गंभीरता से अपनाए तो आने वाले दशकों में करोड़ों जानें बचाई जा सकती हैं। फिलहाल जरूरत है जागरूकता की, सुरक्षित निर्माण की और भविष्य की चुनौतियों को समझने की। भारत के नए भूकंप मानचित्र पर ये थी हमारी खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।